हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा एंड 6 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइस, इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज़ को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज़ को कवर किया जाता है। पीआईबी के रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पर टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। एंड गाइज, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं, फिर पेपर 2 के ये टॉपिक्स देखेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। तो गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। ये फेसबुक की मेरी लिंक है, कमलाक्ष झा के नाम से सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां पर। टेलीग्राम का अपना चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। इसके अलावा ये आप ही लोगों का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, नीचे देख लीजिए आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। मैं कहता हूं कि आपका चैनल है तो ये मैं मानता भी हूं, क्योंकि आपके द्वारा बताए गए जो भी सजेशंस होते हैं, रिकमेंडेशंस होते हैं, वो मैं प्रायोरिटी बेसिस पर यहाँ पर फॉलो करता हूं। सो चलिए गाइस, फिर समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो पेपर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 1 की पहली न्यूज में चर्चा हो रही है जॉन ह्यूम के बारे में। 83 की उम्र में अभी रिसेंटली इनकी मृत्यु हुई है, तो इसलिए ये टॉपिक इनका हम लोग को न्यूज में देखने को मिल रहा है। जॉन ह्यूम का नदन आइलैंड के ये पॉलिटिशियन हुआ करते थे। इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। नोबेल पीस प्राइज जो इनको दिया गया था वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो देखिए गाइस, नदन आइलैंड पर 1998 से पहले बहुत दंगे हुआ करते थे। लगभग 3 डिकेड्स तक, 30 सालों तक ये दंगे हम लोग को देखने को मिलते थे, और इन दंगों में 3500 से ज्यादा लोगों की तक मृत्यु हो गई थी। तो काफी गंभीर स्थिति थी नदन आइलैंड में, और ये दंगे जो हुआ करते थे वो मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में हम लोग को देखने को मिलते थे। उस पर आपको इतना डिटेल में नहीं आना है। मेनली बस आपको नदन आइलैंड के बारे में एक आइडिया होना चाहिए कि 1998 से पहले वहां पर रीजनल क्राइसिस हम लोग को देखने को मिलता था, दंगे वगैरह हुआ करते थे। और उन दंगों को खत्म करने के लिए जो मेन पर्सनालिटी जो थे, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया था, वो जॉन ह्यूम थे। इन्होंने एक पीस एग्रीमेंट, शांति समझौता जो है वो तैयार किया और ये सामने रखा, और उसके बाद फिर दंगे जो है वो खत्म हो गए नदन आइलैंड से। और इसीलिए, इसी चीज के लिए इनको नदन आइलैंड का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी कहा जाता है 1998 पीस एग्रीमेंट का, यानी कि प्रमुख वास्तुकार 1998 के शांति समझौते के ये कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने और इनकी टीम ने मिलकर जो है ये एग्रीमेंट तैयार किया था, और इसी को लेकर इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये बस बेसिक फैक्ट्स इनके बारे में आप याद रखो। ये जॉन ह्यूम है, और ये आयरलैंड की लोकेशन आप देख लो, यहीं पर ही ऊपर साइड इसके नदन एरिया पर हम लोग को नदन आइलैंड देखने को मिलता है, राइट। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। पहले मैं आप लोग को नोबेल प्राइज के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार सिविल सर्विसेज में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी ये वाले क्वेश्चंस आते हैं इस प्रकार के, कि नोबेल प्राइज अवार्ड आपको बताना है कि किन किन कैटेगरीज में दिया जाता है। अभी हमने बात करी नोबेल पीस प्राइज के बारे में, तो वैसे ही और भी अलग अलग कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपको मुझे उन कैटेगरीज का नाम जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है। तो पेपर 1 से रिलेटेड गाइस ये वाली न्यूज हमने कवर कर ली। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो राखी का भी फेस्टिवल अभी निकला, हमने देखा। तो यहां पर पेड़ों को राखी बांधी गई, कहां पर? अरावलीज में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। मेन क्वेश्चंस जो बनेंगे वो अरावली से रिलेटेड बनेंगे, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने अभी इसी संडे को जब मैंने आपको टेस्ट लिया था, आपको पता होगा कि पिछला जो संडे जो बीता है, तो उस टेस्ट में मैंने आपसे अरावलीज के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे थे। वो क्यों पूछे थे? क्योंकि उस समय जो टॉपिक था न्यूज में वो किस लिए था, तो वो हरियाणा के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिला था ड्रोन सीडिंग को लेकर। जो ड्रोन सीडिंग यानी कि ड्रोन की मदद से वहां पर अरावलीज पर बीज जो है वो गिराए जा रहे थे। किस पर्पस के लिए? जैसे कि वो बीज नीचे अरावली पर गिरे ड्रोन से, और वर्षा हो, बारिश हो, और वो बीज जो है वो जर्मिनेट करें और प्लांट, पौधा जो है वो निकल जाए। तो प्लांटेशन ड्राइव ये हम लोग को देखने को मिली थी टेक्नोलॉजी की मदद से, ड्रोन की मदद से। क्योंकि देखो अरावली है, पहाड़ है, तो वहां पर मतलब मैन्युअली जाना जो है वो इम्पॉसिबल टाइप का ही है एक प्रकार से, क्योंकि एक इंसान जो है वो वहां पर चढ़कर जो है वो प्लांटेशन वगैरह कर ही नहीं पाएगा, मुश्किल है बड़ा। तो अभी प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया गया? ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, और वहां पर बीजे गिराए गए, जिससे कि ऑटोमेटिकली, नेचुरली जो है वो बीज जो है वो जर्मिनेट हो जाए जैसे ही वर्षा हो।
राइट। तो ये चीज जो है वो हम लोग को हरियाणा के अंदर देखने को मिली थी, तो इसको लेकर अरावली न्यूज में थी। आज जो अरावली न्यूज में है वो रक्षाबंधन को लेकर है। यहाँ पर राखी जो है वो पेड़ पौधों को बांध दी गई। क्यों? पेड़ पौधे को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये मैसेज जो है वो सोसाइटी में स्प्रेड करने के लिए कि हम लोग को अरावलीज को प्रोटेक्ट करना है, राइट। क्योंकि अरावलीज को अगर प्रोटेक्ट किया जाएगा तभी दिल्ली और इसके आसपास का जो क्षेत्र है हरियाणा वगैरह, तो ये बेहतर रहेगा। क्योंकि आप जान रहे हो कि आज की डेट में हरियाणा के अंदर ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और उसकी मेजर वजह जो है वो अरावलीज है। क्योंकि अगर अरावली हेल्दी नहीं होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि वहां पर अगर डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर जो दिल्ली और हरियाणा का जो एरिया ये डस्टी भी हो जाएगा। क्योंकि अरावली जो है वो डस्ट से भी प्रोटेक्ट करके रखती है, एक बैरियर जो है वो क्रिएट करके रखती है। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, पूरे डिटेल में लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग जो अरावली के बारे में डिस्कशन करेंगे वो कोर अरावली के बारे में डिस्कशन करेंगे। पूरी चीज A to Z अरावली से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, पूरा का पूरा भी हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि लगातार 2-3 बार ये टॉपिक्स अभी न्यूज में रहा है अरावली का, तो इससे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले तो लोकेशन अरावली, आप देखो ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है ब्राउन वाला एरिया, ये अरावली का है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये 4 जगहों के नाम आपको याद रखना है। स्टेट और यूटी के नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था हालांकि, कि अरावली कौन सी स्टेट्स में देखने को मिलती है, या स्टेट्स और यूटी में हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये चारों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। यहीं पर ही है अरावली। तो पहली चीज ये हमने देखी। दूसरी चीज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे अरावली रेंज के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन पर ये हम लोग को देखने को मिलती है। दिल्ली और गुजरात के पालमपुर के बीच में है ये अरावली रेंज पूरी। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है, ये वाली चीज याद रखना। 1722 मीटर की इसकी हाइट है, 5650 फीट की ये हम लोग को देखने को मिलती है। पूरे दुनिया भर में जो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है उनमें से एक ये अरावली हम लोग को देखने को मिलती है। और इंडिया के अंदर सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सा है? अरावली रेंज, आपको ऑप्शन में मार्क करना है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जोग्राफर्स का ये भी कहना है कि एक ब्रांच अरावली की वो लक्षद्वीप तक हो जाती है। लक्षद्वीप आर्किपेलागो जो है हम लोग को देखने को मिलता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है, तो वहां तक ये जाती है। आप देखो इस मैप में, यहां से आप देख सकते हो, यहां से कुछ आती है अरावली। तो रिसर्चर्स का कहना है कि यहीं से ही उसकी एक ब्रांच ये यहां से गल्फ ऑफ खंबत से होती हुई नीचे लक्षद्वीप के पास जो है वो चली जाती है। तो ये कुछ जोग्राफर्स का मानना है। तो ये वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। गल्फ ऑफ खंबत भी हमने देख लिया कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर है, गल्फ ऑफ खंबत कहाँ पर है, या फिर नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट में इसको अरेंज करो, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उस पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्थ टू साउथ में आप बताइए कि अरावली रेंज जो है वो कौन सी स्टेट्स को टच करती हुई जाती है। तो इस ऑर्डर में आपको बताना है। तो ऐसे ऑर्डर्स वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से आपको देखना है थोड़ा, ठीक है। इसके अलावा गल्फ ऑफ खंबत की बात करी। इसके अलावा जोग्राफर का यह भी कहना है कि इसकी दूसरी ब्रांच जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तक होकर गुजरती है, यानी कि वहां पे टच करती है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को। तो ये कुछ जोग्राफर्स का, रिसर्चर्स का मानना है ये वाली बात। इसके अलावा गाइस अरावली रेंज के एक्सट्रीम साउथ वेस्ट में आपको जो रेंज जो दिखाई देगी, जो पर्वतमाला जो दिखाई देगी, वो 1000 मीटर के ऊपर की है उनकी हाइट। और वहीं पर ही आपको माउंट अबू देखने को मिलेगा जिसकी हाइट 1158 मीटर की है, 1158 मीटर्स की है। ये स्मॉल हिली ब्लॉक्स हैं जो कि जो मेन रेंज है अरावली की उससे सेपरेट हो जाते हैं एक वैली से, जिस वैली का नाम है वैली ऑफ द बनस। तो बनस वैली से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा बनस वैली हम लोग को माउंट अबू के पास देखने को मिलती है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे पासेस हैं, देसूरी हो गया, देवार हो गया, पीपली घाट हो गया। तो ये पासेस के नाम भी आपको पता होने चाहिए। पासेस से जो रेलवेज और रोडवेज का जो मूवमेंट है वो होता है, राइट, क्योंकि पासेस से ही मूवमेंट कर पाते हैं ना ये सब। तो अब पासेस इस बार पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जा सकते हैं? क्योंकि लगातार पिछले साल हम लोग देख रहे हैं कि पासेस के बारे में काफी कुछ और काफी बार जो है वो डिस्कशन हुआ। चाहे वो इंडिया नेपाल का जो इशू हो, उसमें भी हम लोगों ने लिपू लेक के बारे में डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा होगा। तो चाहे वो नाथुला हो, राइट, सिक्किम वाला जो रीजन जो था चाइना और इंडिया के बीच में जब इशूज चल रहे थे, तो उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करी थी। और लद्दाख में भी काफी सारे पासेस हम लोगों ने देखे थे। तो ये एक बार पासेस जो है उसकी एक बार लिस्ट आप बना लो, एग्जाम से पहले इसको एक बार रीड कर लेना। क्योंकि इस बार ये जो एरिया है, लद्दाख का एरिया, सिक्किम का एरिया हो गया, और ये नेपाल और इंडिया का जो बाउंड्रीज वाला जो एरिया हो गया, तो वहां पर जो पासेस हैं, और ये वाला एरिया, ये पीपली घाट हो गया और ये देसूरी पास वगैरह हो गया, तो ये सब की एक लिस्ट बना लो आप। क्योंकि इनसे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर ऐसे आ सकते हैं कि इसको जो है वो नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट में अरेंज करो, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। क्योंकि ये श्योर शॉट इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो फिर जो चीज श्योर शॉट है उस पर क्यों अपन ढील दें, प्रोकास्टिनेट करें। तो उसकी जरूर लिस्ट बना के अपने पास रख लेना, ठीक है। इसके अलावा अरावली रेंज जो होती है गाइस, ये एंशिएंट अर्थ क्रस्ट सेगमेंट जो है, आपको पता होगा एक टाइम पर धरती जो थी वो सिंगल लैंड मास की हम लोग को देखने को मिलती थी। फिर टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई,
फिर धीरे धीरे करके वो प्लेट्स वगैरह टूटी, फिर धीरे धीरे करके जो है वो जो आज की डेट में हम लोग जो देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड मैप, वो एक पजल है। उसको अगर इमेजिन करो, चिपकाने की कोशिश करो, जैसे कि अगर आप साउथ अमेरिका को वेस्ट अफ्रीका से चिपकाने की कोशिश करो तो आपको दिखेगा कि हाँ यार, उसको अगर पास में लेके आओगे तो फिर वो एक पजल बन रहा है ना। तो एक टाइम पर सिंगल लैंड मास हुआ करता था, फिर वो धीरे धीरे करके जो है वो बढ़ गया, जो आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं। तो वैसे ही जो भी क्रैक्स वगैरह आए थे धरती के क्रस्ट में, तो वैसे ही हमारे इंडिया में भी काफी सारे क्रैक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसको क्रैटन वगैरह कहा जाता है। तो ग्रेट इंडियन क्रैटन जो है, जिसमें अरावली क्रैटन और बुंदेलखंड क्रैटन, तो ये इसी से जो है वो अलग होते हैं। तो ये अरावली रेंज जो है ये मिलाती है बुंदेलखंड क्रैटन को और अरावली क्रैटन को। कैसे, अब इसको मैं मैप में भी आपको दिखा देता हूँ, ये आप मैप में देखोगे तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। जैसे कि आप ये वाली चीज़ देखो मैप के अंदर, ये यहाँ पर ये वाला मैप, ठीक है, ये अरावली क्रैटन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला अरावली क्रैटन, और ये देखो आप, ये बुंदेलखंड क्रैटन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये वाली जो रेंज है ये आपको देखने को मिल रही है कि अरावली क्रैटन और बुंदेलखंड क्रैटन जो है उससे कनेक्ट कर रही है, ठीक है, एक प्रकार से। तो ये चीज़ जो है वो इस प्रकार की बताएगी। यहाँ पर मेबार भी है और ये दिल्ली आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये इस प्रकार की कुछ क्रैटन के बारे में आपको पता होना चाहिए, हालांकि इतना डिटेल में नहीं आएगा इसके बारे में, राइट, बट फिर भी एक आइडिया आपको होना चाहिए इसके बारे में इन जनरल, ठीक है। और जो मैंने भी आपको बताया अरावली पर्वतमाला के बारे में, तो ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है और ये मैप है जिसके बारे में चर्चा करी थी। इसके अलावा दो तीन चीज़ें और, जैसे कि यहाँ पर 3 रिवर्स हम लोग को देखने को मिलती हैं। जैसे कि बात करें बनस और बनस वैली के बारे में भी हमने बात करी ना। इसके अलावा शाहीबी, जो कि ये दोनों रिवर जो है वो यमुना नदी की ट्राइब्यूटरीज हैं। इसके अलावा यहाँ पर लूनी नदी भी बहती है, राइट, और ये रन ऑफ कच्छ पर होकर जाती है, यानी कि वहां पर बहती हुए वो रन ऑफ कच्छ में चली जाती है। रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है, तो ये वाला एरिया गल्फ ऑफ कच्छ, और ये नीचे वाला गल्फ ऑफ खंबत, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है रन ऑफ कच्छ का है और नीचे वाला खंबत का है। तो ये वाली चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और वो लूनी नदी जो है वो वहां पर चली जाती है गल्फ ऑफ इसमें कच्छ में, ठीक है, रन ऑफ कच्छ में, ये वाली चीज़ है। इसके अलावा ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली, इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये 1600 किलोमीटर की लंबी और 5 किलोमीटर की चौड़ाई में हम लोग को ये पूरी वॉल देखने को मिलती है। यानी कि अरावली रेंज जो है ना उसको ग्रेट ग्रीन वॉल कहा गया, क्योंकि वहां पर काफी हरियाली हम लोग को देखने को मिलती है, और वो हम लोग को जो है वो काफी सारी चीजों से प्रोटेक्ट करके रखती है, पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करके रखती है, जो डस्ट आती है उस तरफ से वेस्टर्न एरिया से, उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखती है, जो डेजर्ट की जो हीट है उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये बेसिकली एक बैरियर जो है वो बना के रखती है, जिससे कि एनवायरमेंट जो है, इकोलॉजी जो है वो मेंटेन रहे, राइट। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्रेट ग्रीन वॉल इंडिया में कहां पर है, तो अरावली पर आप बिल्कुल मार्क करेंगे, क्योंकि वहीं पर ही ये हम लोग को देखने को मिलती है। और ये इसका जो पूरा कंसेप्ट है वो सेम अफ्रीका के अंदर जो ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उससे ये सिमिलर कंसेप्ट जो है वो लिया जाता है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर भी आपको सहारा के अंदर ग्रेट ग्रीन वॉल जो है वो दिखाई देगी, ठीक है। तो वैसे ही इंडिया के अंदर अरावली में ग्रेट ग्रीन वॉल जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो पॉल्यूशन के अगेंस्ट जो है ये बफर क्रिएट करके रखती है, तो इस प्रकार से। तो ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो मैंने भी आपको बताया। तो अरावली से रिलेटेड जो भी चीजें एग्जामिनेशन में बन सकती हैं, पूछी जा सकती हैं क्वेश्चंस, तो वो पूरे के पूरे अभी हम लोग ने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो ये था गाइस पेपर 1 से रिलेटेड पूरे ओवरऑल टॉपिक्स। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, फंड इनके पास नहीं है एट प्रेजेंट, इसको लेकर ये न्यूज में देखने को मिली है। हालांकि जनवरी पर भी ये रिलेटेड न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही थी, तो काफी इवन 2019 में भी कई बार ऐसा है कि मनरेगा के लिए फंडिंग की कमी हो रही है। तो ऐसी न्यूज लगातार जो है वो बनती जा रही है, ठीक है, मनरेगा के बारे में। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है मनरेगा से रिलेटेड, लास्ट में मैंने आंसर लिखना भूल गया हूं, बट लास्ट में मैं आपको आंसर बता दूंगा अगर मुझे याद रहेगा तो, राइट। तो हालांकि याद रहेगा ही, आप टेंशन मत लो, लास्ट में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। अगर नहीं बाय चांस भूल गया तो मैं आपको कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर जो है वो दे दूंगा कि इसका क्या आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा है इंग्लिश में, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और चूज द करेक्ट ऑप्शन जो है वो उसमें आपको बताना है। ये 4 ऑप्शंस है, करेक्ट वाला बताइए, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा है और ये आपके लिए हिंदी में, ठीक है। तो ये चारों में से बताइए वीडियो को पॉज करके कि करेक्ट जो है वो कौन से हैं, ठीक है। और एक और चीज, मनरेगा से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप मेंस में भी जैसे कि आप इसको कनेक्ट कर सकते हो किससे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। जो यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं टोटल 17, उनमें से हम लोग को देखने को मिलता है गोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10। ये जो गोल्स हैं ये मनरेगा जो है वो इन गोल्स को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करती है। क्योंकि मनरेगा से क्या फायदा होता है, गोल नंबर 1 पॉवर्टी, गरीबी जो है वो उसको हटाना है। ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ही एक टारगेट हम लोग को देखने को मिलता है कि 2030 तक गरीबी हटानी है, कि गरीबी नहीं होनी चाहिए। तो मनरेगा से जॉब्स ऑफर की जा रही है, गरीबी नहीं होगी, लोगों को पैसा मिलेगा। तो दूसरी बात, हंगर का इशू जो है वो नहीं होगा, पैसा मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो कमाई वगैरह उनकी होगी। तीसरा इशू
गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो ऑब्वियस ही बात है ये पैसों से ही रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। और समय समय पे मनरेगा के जो वर्कर्स हैं उनके लिए कैंप्स वगैरह भी कंडक्ट किए जाते हैं, आपको पता होगा। इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड की जाना मनरेगा के वर्कर्स के स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, यानी उनके जो चाइल्ड वगैरह के लिए, बच्चों के लिए, राइट। जेंडर इक्वालिटी, यहाँ पर मेल और फीमेल को दोनों को ही टास्क दिया जाता है। 8वां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उनको काम दिया जाता है, वर्क उनको दिया जाता है। 9वां इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मनरेगा के वर्कर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही टारगेट करते हैं, फोकस करते हैं, राइट। तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते हैं, तो ये 9th टारगेट जो है वो हो रहा है। 10वां इनइक्वालिटी का रिडक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी नहीं होती, इक्वली जो है वो सबको जॉब ऑफर की जाती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से जो लोग बिलोंग करते हैं और मनरेगा में जो इनरोल होते हैं। कोई भी पक्षपात नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन किसी प्रकार का नहीं होता। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट हैं जो कि मनरेगा अचीव करती है, यानी कि मनरेगा को अगर सही से चलाया गया तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो मनरेगा देखिए इसलिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिलती है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लिखकर बताओ इसका नीचे कमेंट बॉक्स पे। नेक्स्ट, अब गाइस एक ड्राफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 का। मैंने आप लोगों से अक्सर कहा है कि जब भी ड्राफ्ट आता है तो उस पर हम लोग को डिटेल में जो है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, याद करने की आवश्यकता नहीं है ड्राफ्ट को, क्योंकि ड्राफ्ट जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, क्योंकि अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। ये जो पॉलिसी है, ये ड्राफ्ट आया है इसका, ये भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है, और एग्जामिनेशन में वही चीज आती है जो फाइनलाइज हो जाती है। बट ड्राफ्ट से हम लोग को एक आइडिया मिलता है कि सरकार जो है वो किस डायरेक्शन में काम कर रही है, या फिर इंडिया के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये डिफेंस सेक्टर को लेकर इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो ये पॉलिसी लेकर आ रही है, वो किस पर्पस के लिए लेकर आ रही है कि इंडिया डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बने। अभी आत्मनिर्भर भारत आपने देखा था, पूरा अपन लोग ने पढ़ा, तो उसमें डिफेंस सेक्टर की भी बात हुई थी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाए। तो उसी को लेकर ये पॉलिसी जो है वो लाई जा रही है। पॉलिसी का नाम क्या है? डिफेंस प्रोडक्शन, की इंडिया के अंदर ही डिफेंस से रिलेटेड जो भी वेपन्स वगैरह होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इंडिया में ही प्रोड्यूस हो, मैन्युफैक्चर हो इंडिया के अंदर, और फिर उसके बाद हम क्या करें, उसको एक्सपोर्ट करें। तो इस पर जो है वो टारगेट कर रही है ये वाली पॉलिसी DPEPP 2020। तो सेल्फ रिलायंट इंडिया को बनाना है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, बताया जा रहा है। इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाना है डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में, और ये जो ड्राफ्ट निकाला गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा निकाला गया है। इस ड्राफ्ट के मेन एम, ऑब्जेक्टिव, गोल्स की अगर हम लोग बात करें तो मेन चीज ये है, बताई जा रही है कि 25 बिलियन यूएस डॉलर का टर्नओवर अचीव करना है, और 35,000 करोड़ या फिर 5 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट जो है वो हम लोग को अचीव करना है एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज पर 2025 तक। तो ये 2025 तक का जो टारगेट है, अगर ये आप याद कर सको तो अच्छा है, मेंस में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये वाली चीज कि 2025 तक, ये बिलियन वाले में याद रखना, इन सब में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो 25 बिलियन यूएस डॉलर याद रखना कि इसका हम लोग को टर्नओवर अचीव करना है, और 5 बिलियन यूएस डॉलर का हम लोग को एक्सपोर्ट करना है डिफेंस सेक्टर का 2025 तक। तो ये जो है वो एक टारगेट जो है वो इसका हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अंदर एरोस्पेस और नेवल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को हम लोग को बहुत ही बेहतर बनाना है। डिफेंस इंडस्ट्री इस प्रकार की तैयार करनी है कि हम लोग जो है हमारी कंट्री के अंदर जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसको मैन्युफैक्चर कर लें, नेवी से रिलेटेड जो भी सबमरीन होती है, शिप्स होती है, वो पूरी की पूरी इंडिया के अंदर ही बनाई जाए, राइट। इससे फायदा क्या होगा कि इंपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, जैसे कि हम लोग दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जैसे कि आपको पता है सबमरीन के मामले में हम लोग रशिया की तरफ देखते हैं, दूसरी कंट्री की तरफ देखते हैं, तो वैसा नहीं होगा, राइट। हम लोग जो है वो डिपेंडेंट नहीं होंगे दूसरी कंट्री के ऊपर। दूसरी बात क्या होगी, पैसा भी बचेगा। पैसा कैसे बचेगा? हम लोग जब प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो सामने वाली कंट्री को पैसा देते हैं ना, तो वो पैसा जो होगा वो इंडिया के अंदर ही रहेगा, और इंडिया के अंदर जब पैसा रहेगा तो इंडिया के अंदर फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। हम जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो गुजरते हैं, किस पर्पस के लिए गुजरते हैं? क्योंकि हम लोग ज्यादा जो है वो बाहर का माल परचेज करते हैं, बाहर कंट्री को जो है वो पैसा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल समझो, अगर आपकी दुकान है तो आप अपनी दुकान से जब सामान बेचोगे तभी आपको फायदा होगा ना, सामान लोगे तो फायदा नहीं होगा ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान ले रहे हैं, बेच नहीं रहे। तो अब क्या होगा, इंडिया के अंदर जब प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे तो इंडिया क्या करेगी, इंडिया सामान बाहर बेचेगी, तो फायदा किसका होगा, इंडिया का होगा। इंडिया के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। दूसरी बात, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंडिया के अंदर जब मैन्युफैक्चरिंग होगी मास लेवल पर, तो इंडिया के अंदर लोगों को जॉब मिलेगी। तो इस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो सिचुएशन है वो भी मतलब खत्म होगी, उसमें कोई इश्यूज नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये सब पॉइंट्स होंगे वो आपके मेंस में प्यार से मक्खन की तरह ये सब पॉइंट टू पॉइंट जो है वो लिखने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को ये चाहिए कि आपके कंसेप्ट क्लियर है, कि हाँ यार आपके पास इतने सारे पॉइंट्स है बताने के लिए, और वो भी मेन जिससे कि जो प्रॉब्लम्स है वो टैकल हो। क्योंकि आंसर जब भी लिखो प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए लिखो, राइट। कोई भी बड़ा मुद्दा आपके दिमाग में आ जाए इस चीज को लेकर, जैसे कि अभी अपन ने रिलेट कर दिया इसको आज की स्थिति जो अनएम्प्लॉयमेंट की चल रही है, कोरोना वायरस के चलते इकोनॉमिक डाउनफॉल
क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर ये सब वक्त करंट से आप कंटेम्प्रेरी पीरियड से अगर आप इसको रिलेट करते हो, अपना आंसर बना दोगे, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपका सिलेक्शन फिर पक्का होगा। ऐसा आंसर बनाना है आपको। और यूपीएससी यही डिमांड करती है कि डायनेमिक, कितने डायनेमिक तरीके से आप आंसर अपना लिखते हो, कितनी अलग अलग चीजों को जो है वो आप क्योंकि रिलेशन ही तो है, यूपीएससी इज ऑल अबाउट रिलेशन, कि आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कैसे रिलेट कर रहे हो, कितने मक्खन की तरह रिलेट कर रहे हो, यही चीज आपको करनी है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इट, तो ये ऐसा आंसर आपको होना चाहिए। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ये चीज जो है वो आगे लेकर जाएगी, और एक्सपोर्ट को हम लोग को प्रमोट करना है, राइट। तो इस पर ये चीज देखने को मिली है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंकरेज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया के अंदर R&D का कल्चर जो है वो डेवलप हो, इंडिया के अंदर इनोवेशन का कल्चर डेवलप हो, कि हम लोग इनोवेट करें इंडिया के अंदर ही। क्योंकि जब इंडिया के अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे, तो इंडिया के अंदर जो अच्छे अच्छे जो मतलब ब्राइटेस्ट जो लोग हैं, जिनका माइंड काफी शार्प है, तो वो लोग, उनका काम क्या होगा कि भाई कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करें, जो लागत जो लग रही है उसको कैसे कम करें, जिससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा निकले और प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बनकर आए, राइट। इसके अलावा इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप क्रिएट करेगा। आपको पता होगा इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में काफी पीछे है, राइट। और इसको लेकर यूएसए कई बार इंडिया को जो है वो ताने मारता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम पर इंडिया कुछ भी नहीं है। और सही भी बात है कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई रजिस्टर करता नहीं है, क्योंकि इनोवेशन ही काफी कम है। और इनोवेशन बन भी आता है तो लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में रजिस्टर नहीं होते हैं, उसके बाद फिर उनका प्रोडक्ट जो होता है वो चोरी हो जाता है, फिर वो दूसरी कंट्री के साथ लड़ते रहते हैं कि भाई हमारा ज्ञान, हमारा मेहनत, हमारी सब चीजें, और सामने वाले आप ले गए, और फिर वो लड़ाई चलती रहती है, फिर कोई सेंस बनता नहीं। तो इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी कल्चर इंडिया के अंदर डेवलप कर रहा है, तो इसको भी ये अचीव करेगा, इसके गोल्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स। और इंडिया को डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर सेल्फ रिलायंट बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा पूरा, और ये है ही, वैसे तो आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म, जैसे कि हम लोग जो परचेज करते हैं, तो उसके लिए क्या ये पॉलिसी बोल रही है, तो परचेज करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये बताई जा रही है कि इंडिया के अंदर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स, उनका सपोर्ट लिया जाएगा इंडिया के अंदर चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, राइट। यानी कि हमारे जो एमएसएमई है उनसे ही उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, टारगेट दिए जाएंगे कि भाई आप जो है वो बनाओ। अलग अलग एमएसएमई को अलग अलग चीजें दे दी जाएगी। जैसे कि एक मोबाइल फोन है एग्जांपल के तौर पर, अब मोबाइल फोन तैयार करना है, तो मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसका कीपैड हो गया, उसका मतलब कीपैड वाले मोबाइल फोन की नहीं बात करते, अब तो टच स्क्रीन हो गए, तो उसकी स्क्रीन हो गई, ठीक है, उसका स्क्रीन एक एमएसएमई बना रही है, दूसरा उसका कोई पार्ट दूसरी एमएसएमई बना रही है, तीसरा उसका जैसे माइक दूसरी कंपनी बना रही है। तो ऐसे करके इतनी सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग कंपनीज बना रही है ना, अलग अलग एमएसएमई बना रही है। फिर क्या होगा, उसको एक बार एक कंपनी बैठकर असेंबल करेगी, तो असेंबलिंग के लिए अलग एमएसएमई। तो यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि अलग अलग एमएसएमई को, स्टार्टअप्स को जो है वो सपोर्ट के लिए बुलाया जाएगा। अलग अलग एमएसएमई अलग अलग काम करेंगी और उसका असेंबल करके हम लोग जो है वो चीज बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, सभी जगह फायदा हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, एमएसएमई को हम लोग को उठाना है, तो उसमें ये इसका भी फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा इस पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा रिसोर्स एलोकेशन को जो है वो हम लोग को ऑप्टिमाइज करना है, बेहतर तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। इन्वेस्टमेंट करना है, और साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी कंट्री के अंदर आए, साथ ही साथ क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर लोग इन्वेस्ट करें और उनको भी फायदा मिले, और दूसरी बात हमारे पास पैसा है इन्वेस्टमेंट के तौर पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी यहाँ पर चर्चा हुई है, जिससे कि आसानी से जल्दी लोग जो है वो इस सेक्टर में जो है वो बिजनेस अपना शुरू कर सकें। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसकी बात करी ली हम लोगों ने। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और इसके अलावा ओएफबी का मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, राइट। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अब प्रोडक्ट बन रहे हैं तो क्वालिटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पता लगे डिफेंस प्रोडक्ट बन गया और उसकी क्वालिटी नहीं चेक करी, उसको टेस्ट नहीं किया, और कल को गड़बड़ हो गए बॉर्डर में, इमरजेंसी सिचुएशन में, तो बड़ी दिक्कत आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो ये सब चीजें, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, तो ये सब कुछ चीजें हैं, ये पॉइंट वाइज लिखी हुई है जो अभी अपन लोगों ने पूरी जिसके बारे में चर्चा करी ली ऑलरेडी। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक है इसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो देखिए 1 अगस्त को और 3 अगस्त को हम लोगों ने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस किया हुआ था। जो बच्चे आज पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, प्रीवियस ट्यूटोरियल्स देख लीजिए, आपको न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कवर हो जाएगी अच्छे से। इसमें एक क्लॉज था कि स्कूल में जो 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनको जो पढ़ाया जाएगा, उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाएगा वो मदर टंग लैंग्वेज होगी, या फिर ये लोकल एरिया है, इस लोकल एरिया में अगर स्कूल होगा तो इस स्कूल को अपने लोकल एरिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसी में जो है वो बच्चे को पढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये क्लॉज देखा था और उस समय भी मैंने आपको बोला था कि ये एक कंट्रोवर्शियल क्लॉज होता जा रहा है, इस पर जो है वो काफी क्रिटिसिज्म और काफी चर्चाएं जो है वो चल रही है। इसी को लेकर ये चीज आई है कि ट्राइबल कम्युनिटीज और ओडिशा स्टेट, इनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा अगर इफेक्टिवली
ये प्रोविजन क्लॉज इंप्लीमेंट हो जाता है तो। ओडिशा की यहां पर बात इसलिए की गई है क्योंकि ओडिशा एक लौती ऐसी स्टेट है जहां पर डाइवर्स ट्राइबल कम्युनिटीज आपको देखने को मिलेंगी। काफी सारी प्रकार की ट्राइबल कम्युनिटीज और काफी सारी लैंग्वेज ट्राइबल कम्युनिटीज की आपको देखने को मिलेंगी, है ना। और यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी को कैसे फायदा होगा, जैसे कि ये जो एरिया है ये ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर आता है, यानी कि इस एरिया पर पूरी की पूरी वो एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। मान लो एक्स ट्राइबल कम्युनिटी, तो एक्स ट्राइबल कम्युनिटी इस एरिया पर रहती है और इस एरिया पर स्कूल है। तो ये स्कूल क्या होगा, इस एक्स ट्राइबल कम्युनिटी के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि उसी की लैंग्वेज के आधार पर इसको स्कूल को जो है वो पढ़ाना पड़ेगा छोटे बच्चों को, जैसे कि छोटे बच्चों को काफी फायदा मिलेगा, राइट। तो ये चीज यहां पर सामने आ रही है और ये पूरी चीज से फायदा तभी मिलेगा तब इस प्रोविजन को, यानी कि जब इस प्रोविजन को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि पहले भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि अनटिल एंड अनलेस जो भी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी निकल के आती है उसको अगर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जाए तो उस रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है। वो फिर वो एक पेपर पर लिखी हुई चीजें ही बस हो जाती है और प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल हो जाती है जब तक उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट ना किया जाए तो। और अगर इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाएगा तो ट्राइबल कम्युनिटीज और ओडिशा को काफी फायदा होने वाला है। अंडरस्टैंडिंग इट। तो ये था पूरा ओवरऑल। अभी ओडिशा के बारे में और मैं चर्चा करूंगा आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मदर टंग लैंग्वेज वाला जो ये इशू जो चल रहा है आज की डेट में इस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, तो ये मेंस के लिए बहुत ज्यादा अब इंपॉर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि लगातार इस पर बात हो रही है, लगातार इस पर आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो आप क्या करो, जब भी कोई मदर टंग के इशू के बारे में बात हो रही है या न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, तो आप क्या करो अपनी पीडीएफ पर, क्योंकि आपकी जो मैं पीडीएफ देता हूँ तो आपके पास जो पीडीएफ रीडर होगा तो उसमें एक ऑप्शन भी होता है लिखने का, जैसे कि ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना ये पीडीएफ पे ही लिख रहा हूँ, तो ये ऐसा ऑप्शन होता है तो आप उस पर मार्क कर दो या लिख दो यहाँ पर कहीं पर कि इस दिन पर सर ने फिर से डिस्कस किया था, या फिर यहाँ पर गोला लगा के ऐसा कुछ लिख दो, राइट। ये जरूरी होगा आपके लिए क्योंकि आप उसको बाद में रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ से एक और चीज ज्यादा ही दो एक मिनट में आपका समय लूंगा, आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करना है, आंसर राइटिंग को लेकर। क्योंकि मुझे कल के लेक्चर में एक स्टूडेंट ने लिखा था कि सर आप बोल रहे हो कि इसकी पीडीएफ जो होगी उससे उससे उसके आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, राइट। तो देखो गाइस क्या होता है कि नोट्स जो बनाए जाते हैं वो कंसेप्चुअल टॉपिक्स के ऊपर हैंड रिटन नोट्स बनाए जाते हैं तब तो ठीक है, बट अगर आप हर एक टॉपिक के ऊपर डेली अपन मान के चलो मिनिमम 10 टॉपिक्स तो डिस्कस करते ही करते हैं यहाँ पर, मिनिमम 10 टॉपिक, कभी कभी तो 15-16 भी होते हैं, राइट। तो इतने टॉपिक्स के अगर आप रेगुलरली डेली हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो आप सोचो कि ये जो लेक्चर होगा ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का लेक्चर होगा मैक्सिमम जब भी होता है, या फिर 30-40 मिनट 45 मिनट तक ये लेक्चर खींचता है ऑन एन एवरेज 40 मिनट मान लो, है ना। कभी कभी अच्छी जब किस्मत होती है, जब न्यूज कम आती है तब कम हो जाता है भले ही, बट अपन मान के चले ना कि 30 मिनट का 40 मिनट का ये लेक्चर होता है। तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद अपना 1.5 घंटा जो है वो मेन आंसर राइटिंग में इन्वेस्ट करते होगे, या फिर 1 घंटा तो करते ही होगे डेफिनेटली। तो उस 1 घंटे में अगर आप मेंस का एक पेपर या मेंस के 1-2 क्वेश्चंस लिख लो, या फिर मैं लास्ट में जो होमवर्क देता हूं उसको आप सॉर्ट आउट कर लो, तो आपका टाइम तो इंडल्ज होगा ना, आप नई एक्टिविटी कर पाओगे। पहले के समय पे मैं मान सकता था कि हाँ यार आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं था पीडीएफ को परचेज करना क्योंकि काफी महंगी होती थी, बट आज की रेट में मेरा सिर्फ सर्वाइवल भी चले और मुझे पता है मैं आप स्टूडेंट्स का दर्द खुद समझता हूँ कि हाँ यार मार्केट में जो है वो काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं स्टूडेंट्स को चीज़ों को हासिल करने के लिए, चीज़ों को लेने के लिए। तो इसीलिए मैंने जो रेट डिसाइड किया हुआ है वो ऐसा रेट है कि हर एक मेरा स्टूडेंट जो है वो अफोर्ड कर सकता है, और जिनकी अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है मैं खुद ही बोलता हूँ यार कि आप जो है वो अपने हिसाब से जो भी आप जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहें आपकी तरफ से वो एक्सेप्टेबल है, मेरी मेहनत को देख के जो ठीक लगे आपको। और वो रेट 100 रुपीज़ इसलिए रखा गया कि सभी लोग ले सकें और सभी लोग अपने टाइम को फिर बचा सकें, और उससे आपका भी फायदा होगा मेरा भी फायदा हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ है। और इवन मैं खुद पता है एक और चीज़ बात बताना चाहूँगा, मैं खुद पता है स्टूडेंट्स को लेकर अभी इतना परेशान रहता हूँ आजकल, क्योंकि एकदम से कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैं कुछ चीज़ों को मैनेज कर ही नहीं पाया। इवन मेरी मम्मी से भी मेरा डिस्कशन होता है कि मम्मी खुद बोलती हैं कि यार देखो कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हर दिन स्टूडेंट्स लिख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स पे कि सर फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया, और स्टूडेंट लिखते भी हैं कि सर आप पहले बता देते, हम लोग को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, हम कितने समय से परेशान हो रहे हैं। गाइस पता है मैंने जिस दिन जो है वो प्रॉब्लम्स आई, मैंने नेक्स्ट डे आपको उसी के नेक्स्ट डे 28 तारीख को वहां पे बंद हुआ, 29 तारीख का वीडियो यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। मैंने अपनी तरफ से एक दिन भी नहीं छोड़ा, बट क्या हुआ था कि वहां से मुझे ब्लॉक कर दिया गया था, तो फिर मैं कुछ करने की उसमें था ही नहीं, मेरे पास कोई पावर ही नहीं थी। अगर देखो मेरी प्लानिंग होती चैनल चेंज करना या भगना इधर उधर, तो मैं आपको पहले से क्यों नहीं बता के रखता। वीडियो में मैं आपको बीच में बता रहा था कि मुझे फॉलो कर लो, मुझे फॉलो कर लो, मैंने बताया ही नहीं आपको क्योंकि मुझे खुद आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और वो भी इतनी जल्दी और इतने अचानक से होगा, कोई पता नहीं था, कुछ नहीं पता था।
पता होता तो फिर डेफिनेटली मैं अपने स्टूडेंट्स को परेशान नहीं होने देता। ठीक है, तो ये चीज थी। अब बाकी और भी जो स्टूडेंट्स है गाइस, प्लीज शेयर वगैरह कर दिया करो जिससे कि उनको भी मिल जाए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स डेली मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे, पर्सनल, कि सर आप कहाँ पर हो सर, अभी आप पढ़ाना बंद कर दिया, आपकी हेल्थ सही, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद लोगों को लग गया होगा कहीं टपक तो नहीं है सर, क्योंकि मैं बीच में पेन वेन को लेकर बोलता था ना बहुत ज्यादा कि यार मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। क्या होता है, शायद काफी सारे स्टूडेंट्स को लग गया होगा कि यार गए सर तो RIP हो गया, बट फिर ढूंढ रहा है अभी सर मुझे, कि मतलब स्टूडेंट्स मुझे ढूंढ रहे हैं कि यार सर कहाँ पर है, तो अब मिल रहा हूँ मैं उनको। चलो एनीवेज, बाकी जब भी आप मुझे ढूंढो, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, प्रीवियस ट्यूटोरियल एज इट इज जहां से उस चैनल पे बंद हुए थे मेरे, उसी के नेक्स्ट डे से यहां पर शुरू है। मतलब एक भी दिन का मैंने अपनी तरफ से गैप नहीं किया है। चलो अभी सॉरी यार, बहुत बहुत आपका टाइम ले लिया इन सब चीजों में बात करने में, बट मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हो तो आप सिर्फ कंसेप्चुअल टॉपिक्स के बनाओ, और बाकी अगर आप ये सब पूरे टॉपिक्स के बनाते चलोगे तो आप सोच रहे हो कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो एनीवेज, आगे की बात करें। ओडिशा, ओडिशा के अंदर गाइस हम लोग को देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया कि काफी सारी ट्राइब्स हैं और डाइवर्स ट्राइबल कम्युनिटीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। 62 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पर हैं, और इसमें 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। अब ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होता है, तो गाइस जैसे कि अपन ट्राइबल ग्रुप्स की बात नहीं करते, गरीब की बात करते हैं। ठीक है, एक गरीब आदमी है, हम देखते हैं कि 3 लोग हैं, 3 में से एक गरीब आदमी है। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है वो गरीब मान रहे हैं, बट इससे भी ज्यादा अगर कोई गरीब इंसान होता है तो वो बहुत ही गरीब जिसकी श्रेणी में जो आता है, तो वो पर्टिकुलरली वाली श्रेणी में आ जाता है। तो वैसे ही जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, और ऐसे ट्राइबल ग्रुप जो कि काफी वल्नरेबल है, यानी कि काफी और भी ज्यादा पिछड़े हैं, तो उनको जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है। समझ रहे हो बातों को, मतलब ट्राइबल ग्रुप्स में से भी और भी ज्यादा वल्नरेबल। ठीक है, तो ये चीज है। और जो ट्राइब्स हैं ओडिशा के अंदर, वो अराउंड 21 लैंग्वेजेस में बात करती हैं, बोलती हैं, और 74 डायलेक्ट्स उनके हम लोग को देखने को मिलते हैं, बोलियां उनकी हम लोग को देखने को मिलती है। ओडिशा जो है गाइस, ये मल्टी लिंगुअल एजुकेशन पर भी काम कर रही है पिछले 20 सालों से। वहां पर बताया जा रहा है कि काफी सारी जितनी भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी उनकी लैंग्वेज जो है वो तैयार कर रही है, यानी कि उनकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो उनकी बुक्स वगैरह जो होती है, वो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पर हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि उनकी बुक्स में अलग अलग लैंग्वेजेस जो है वो अवेलेबल है। तो इस पर वो पिछले 20 सालों से काम कर रही है। और एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर ने कोलैबोरेशन किया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ। और ये बताया जा रहा है कि इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है हमारी पूरी कंट्री के अंदर जो कि 21 ट्राइबल लैंग्वेजेस में क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास थर्ड तक रीडर्स को जो है वो मदद करता है, लैंग्वेजेस जो है वो प्रोवाइड कराता है। 21 ट्राइबल लैंग्वेजेस। और हमने क्या बात करी, ओडिशा के अंदर कितनी ट्राइबल लैंग्वेजेस हम लोग को देखने को मिलती है, देखो आप 21। जितनी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उतनी पूरी की पूरी ट्राइबल लैंग्वेजेस में ओडिशा के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि रीडर्स को ऑप्शन मिलता है क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक के स्टूडेंट्स के लिए। और संथाली, आप जानते हैं संथाली जो है वो एक ट्राइबल लैंग्वेज है, और उसको अभी रिसेंटली पास्ट में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां शेड्यूल है उसमें ऐड किया गया है ट्राइबल। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 8वें शेड्यूल के अंदर टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं, सिर्फ नंबर बताइएगा, पूरी लैंग्वेज लिखने का कोई सेंस नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। नंबर लिखो और उन लैंग्वेजेस को पढ़ लो, खुद ब खुद रीड कर लो, लिखकर टाइम वेस्ट मत करो, रीड कर लो बस। ठीक है, चलो ये चीज कर लेना आप। अब चर्चा करेंगे सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में। तो देखिए गाइस, 73 ईयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंस को इंडिया के, बट देन टू हमारी कंट्री में जो पूरा वर्कफोर्स है उसका मात्र 9.3% या 10% से कम, आप कह लो 10% से भी कम वर्कफोर्स के पास सोशल सिक्योरिटी है। अब ये सोशल सिक्योरिटी होती क्या है, पहले ये समझ लो। जैसे कि जब आप कल सिविल सर्विसेज को निकाल लोगे एग्जाम को, सिविल सर्वेंट बन जाओगे, तब क्या होगा कि आपकी हर एक चीज को मैनेज करेगी सरकार। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, भाई आपको जो है वो आपकी तबीयत खराब है तो आपके लिए डॉक्टर की फैसिलिटी, हेल्थ की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ना ही सिर्फ आपको, आपके फैमिली मेंबर को भी की जाएगी, है ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर आपको कहीं छुट्टी पे जाना है तो पेड लीव आपको दी जाती है। और ये सेम चीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, वो भी जो जो बड़ी बड़ी MNCs वगैरह कंपनी है, तो वो क्या करती हैं, अपने वर्कर्स को जो है वो खुद ब खुद फॉरेन टिकट दे देती है, फॉरेन की टिकट, फॉरेन टूर करने के लिए बोल देती है कि जाओ घूम के आओ। क्यों करती है? क्योंकि उनके जो वर्कर्स हैं वो मेंटली जो है वो स्ट्रांग रहे, या फिर मेंटली हेल्दी रहे। क्योंकि काम करते करते इंसान जो होता है वो फिजिकली तो लो हो ही जाता है, मेंटली भी जो है वो लो हो जाता है, तो वो उसके मोटिवेशन को बूस्ट अप करने के लिए वेरियस कंपनीज करती हैं, ऐसी सरकार भी करती है।
आप कल को आईएएस बनने के बाद फॉरेन कंट्री में जाकर अब कुछ पढ़ना चाहो, पीएचडी वगैरह करना चाहो, तो पूरा खर्चा सरकार देगी। ये वाली चीज भी है आपके उसमें एडेड। जब आप एक आईएएस बन जाओगे और उसके बाद फिर आपको आपने सोचा कि चलो यार 2-1 साल कुछ पीएचडी करके आते हैं फॉरेन में, तो आपको वो दिया जाएगा और उस पर पूरा खर्चा जो निकाला जाएगा वो सरकार के द्वारा निकाला जाएगा आपकी पढ़ाई के ऊपर। तो ऐसा भी करती है। और ये सब चीजें कौन एंजॉय करते हैं? वही लोग जो फॉर्मल सेक्टर की जॉब कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जो इनफॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व हैं? जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि सब्जी वाले हो गए। तो सब्जी वाले हैं, क्या आपको लगता है सब्जी वाले जब मतलब एक एज के बाद, जैसे 55-60 के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे, तो क्या उनके पास कुछ पैसा मिलेगा उनको? जैसा कि कल को आप रिटायर होते हो तो सरकार आपको पूरे पैसे देगी, आपकी ओल्ड एज में आपको मदद मिलती रहे, तो आपको पेंशन दिए जाएंगे। तो क्या वैसी चीज वर्कर्स के लिए है इनफॉर्मल सेक्टर के? नहीं, नहीं है। जब तक इनफॉर्मल सेक्टर जो वर्कर है, जो भी इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर काम कर रहे हैं, जब तक उनकी हेल्थ अलाउ करती है, सिर्फ तभी तक जो है उनको पैसा मिलता रहता है। और एक बार उनकी हेल्थ अलाउ करना बंद कर दे तो उसके बाद उनके पास पैसा आना जो होता है वो बंद हो जाता है। तो ऐसी गंभीर स्थिति उस कंट्री में जिस कंट्री में सबसे ज्यादा शेयर इनफॉर्मल वर्कर्स का है, तो आप सोचिए कि कितनी खतरनाक स्थिति हो सकती है अगर हम लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से सोशल सिक्योरिटी कोड को इंप्लीमेंट ना करें तो इसीलिए सोशल सिक्योरिटी कोड को लाने पर विचार चल रहा है। इस पर एक कमेटी की रिपोर्ट भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो अभी के लिए आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सोशल सिक्योरिटी कोड होता क्या है। कि एक एम्प्लॉय को जो भी मतलब चाहे वो फॉर्मल सेक्टर के हो या इनफॉर्मल सेक्टर के हो, ओवरऑल उनको सभी को जो है वो कुछ बेसिक फैसिलिटीज जो है वो मिलनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम हिज और हर सैलरी, उनकी सैलरी के अलावा एक बेसिक फैसिलिटीज कुछ मिलनी चाहिए, राइट? जो कि फैसिलिटीज दी जाती है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के वर्कर्स को, सिविल सर्वेंट्स को, जो और भी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज जो होते हैं, लेजिस्लेटर जो होते हैं, जजेस जो होते हैं, तो जैसी सर्विसेज उनको दी जाती है अपार्ट फ्रॉम देयर सैलरीज, तो वैसी ही जो है वो दूसरे वर्कर्स को भी मिलनी चाहिए। और करीब हमारी कंट्री के अंदर 90% से ज्यादा ऐसे वर्कर्स हैं जिनको ऐसी प्रोटेक्शन जो है वो सोशल प्रोटेक्शन या सोशल सिक्योरिटी जो है वो नहीं दी जाती। इसके अलावा G20 कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी ऐसी G20 कंट्री में इतना हाई इनफॉर्मल वर्कर्स का शेयर नहीं है जितना हमारी कंट्री के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। और इसी को लेकर एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर पर एक कमेटी जो है वो बैठी थी और उनकी रिपोर्ट अभी आई है सोशल सिक्योरिटी कोड को लेकर। तो इनके कुछ रिकमेंडेशन हाइलाइट्स वगैरह जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले कि इन्होंने क्या क्या चीजें जो है वो रिकमेंड करी हुई है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर बताया जा रहा है सबसे पहली चीज तो ग्रेचुटी पर जो है वो काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पर ग्रेचुटी पर स्पेशल फोकस दिया गया। ग्रेचुटी ये होता क्या है ये भी समझ लो कंसेप्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक एम्प्लॉय, जैसे मान के चलो कि 5 सालों तक अगर किसी एम्प्लॉय ने एक कंपनी के साथ काम किया और उसके बाद फिर जब वो उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो एक 5 साल का पीरियड जो इन्होंने एंजॉय किया उस कंपनी के अंदर काम करते हुए, तो उसके बाद जब वो दूसरी कंपनी में अगर शिफ्ट होना चाहते हैं या अपना खुद का भी चालू करना चाहते हैं, तो उस एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सामने वाले व्यक्ति को अपार्ट फ्रॉम हिज और हर सैलरी उसको कुछ अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कंपनसेशन वगैरह, कुछ कंपनसेशन नहीं कहोगे, यानी कि मतलब कुछ अलग से जो है वो पैसा देना पड़ेगा, जिसको ग्रेचुटी कहा जाता है। ये इसीलिए क्योंकि सामने वाले एम्प्लॉय ने अपना 5 साल जो है वो कंपनी को दिया है। अब कंपनी तो ये भी बोल सकती है कि वो 5 साल दिया है तो उसके बदले में हमने सैलरी तो दी, बट ऐसा नहीं होता भाई। सिर्फ सैलरी ही एक एम्प्लॉय के लिए सब कुछ नहीं होती, और भी काफी सारी चीजें होती है। उस एम्प्लॉय का जो इनपुट होता है, जो कि उसने इतने सालों तक कंपनी के लिए दिया, पर्सनल इनपुट, तो वो कैलकुलेट कभी कोई नहीं करता। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर एक एम्प्लॉय किसी कंपनी को छोड़ता है तो उसको ग्रेचुटी जो है वो उसको देनी चाहिए। और ये चीज डिसाइड की गई थी 5 सालों के लिए, राइट, पहले के समय पे। और इस कमेटी ने बोला है कि इस 5 साल को घटाकर 1 साल जो है वो कर दिया जाए, कि 1 ईयर, अगर कोई एम्प्लॉय 1 साल तक भी अगर किसी कंपनी में मौजूद है तो उस एम्प्लॉयर को जो है वो 1 साल बाद अगर वो छोड़ के भी जाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को ग्रेचुटी जो है वो देना पड़ेगा। अभी ग्रेचुटी कैलकुलेट जो होती है उस पर आपको इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सैलरी के ऊपर बेस्ड ही उसका कैलकुलेशन हम लोग को देखने को मिलता है, बट उस पर आपको उतना नहीं पढ़ना है। सिंपल सी चीज आपको यही पता होनी चाहिए कि जब एक व्यक्ति एक कंपनी को छोड़ता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि उसको ग्रेचुटी ऑफर करना, ठीक है। इसके अलावा बात होती है कि ये जो फैसिलिटी है, कहा जा रहा है कि ये सभी एम्प्लॉयज के लिए एक्सटेंड की जाए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हो गए, सीजनल वर्कर्स हो गए, पीस रेट वर्कर्स हो गए, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज हो गए, डेली या मंथली वेज वर्कर्स हो गए, तो सभी के लिए कहा जा रहा है कि ये इसको यूनिवर्सल कर दो, इसको सभी एम्प्लॉय के लिए जो है वो एप्लीकेबल करवा दो। तो ये रिकमेंडेशन इस कमेटी के देखने को मिले हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि एक रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। जो भी ग्रेवियंसेस आती हैं वर्कर्स की तरफ से, तो वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो। किससे रिलेटेड ग्रेवियंसेस? यही ग्रेचुटी से रिलेटेड।
अगर किसी वर्कर को किसी एम्प्लॉयर ने ये नहीं दिया, ग्रेचुटी नहीं दिया, तो वो वर्कर जो है वो एक अथॉरिटी के पास जाकर कंप्लेन कर सकता है। तो ये एक रिड्रेसल मैकेनिज्म इस प्रकार का होना चाहिए। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी कोड है, इस कोड के अंदर कोई भी जो है वो इस प्रकार की सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की चर्चा जो है वो नहीं हुई है। तो इसमें भी ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर इस चीज को जो है वो मेंशन किया जाए। तो पूरी की पूरी चीज ग्रेचुटी पर ही इन्होंने स्ट्रेस दिया हुआ है और रिकमेंड किया है कि सोशल सिक्योरिटी कोड जो है उसके अंदर प्रोविजन होना चाहिए कि एम्प्लॉयर जो है वो लायबल होना चाहिए ग्रेचुटी पेमेंट के लिए, यानी कि उसको अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी देनी है अगर एम्प्लॉय 1 साल तक काम करता है। तो अभी तक 5 साल का पीरियड है, उसको घटाकर 1 साल किया जा रहा है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, जो फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस इससे रिलेटेड, और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। इस टॉपिक से रिलेटेड इतनी चीजें ही आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है। अब इस न्यूज की बात करें गाइस, तो देखिए कल मैंने आप लोगों से होमवर्क दिया था पढ़ने के लिए, नेशनल पॉलिसी और इलेक्ट्रॉनिक्स। होपफुली आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो उसी का ही एक पार्ट हम लोग को PLI स्कीम देखने को मिलता है, जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए ये हम लोग को देखने को मिलती है। आज की डेट में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बड़ी बड़ी, जैसे कि सैमसंग हो गई, पैक्ट्रॉन हो गई, फ्लेक्स हो गई, फॉक्सकॉन हो गई। आप बोलोगे सर ये पैक्ट्रॉन फॉक्सकॉन क्या है? तो देखो गाइज, ये कंपनी है जैसे कि फॉक्सकॉन हो गई, पैक्ट्रॉन हो गई, ये एप्पल्स के प्रोडक्ट जो है वो बनाती है दूसरी कंट्री में। तो एप्पल के प्रोडक्ट की ऑफिशियल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो फॉक्सकॉन है, और पैकेट्रॉन जो हम लोग को देखने को मिलती है। तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं, तो ये एक पेरेंट कंपनी के लिए काम करती हैं। जब पेरेंट कंपनी हो गई एप्पल, उसके लिए काम कर रही है फॉक्सकॉन, वैसा कुछ। तो ये जितनी भी जाइंट इलेक्ट्रॉनिक्स हैं हम लोग को देखने को मिलते हैं दुनिया भर के, वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में मीटी के साथ, मीटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके साथ मिलकर नेगोशिएशन कर रहे हैं PLI स्कीम के लिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए, जैसे कि इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा मोबाइल्स मैन्युफैक्चर हो और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो। तो ये PLI स्कीम एग्जैक्टली है क्या? तो इस स्कीम को नोटिफाई किया था 1 अप्रैल को अभी रिसेंटली, और टारगेट किया गया था कि फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा उन कंपनीज को जो कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही हैं मोबाइल फोन्स को, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को, और इन्वेस्टमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया के अंदर किए जा रहे हैं। तो ऐसी अगर कोई कंपनी है तो उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा। इन शॉर्ट सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो जैसे कि आपने कल को कंपनी खोली, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया के अंदर, और इस स्कीम के साथ उस आपकी कंपनी को आपने लिंक कर दिया, यानी कि अभी जो है वो 4 महीने के लिए इसकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन है सभी के लिए, कि जितनी भी कंपनीज है वो 4 महीने के अंदर इस एप्लीकेशन को भर के, फॉर्म को भरकर जो है वो अप्लाई कर लें स्कीम के लिए। बट हालांकि अभी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के चलते अभी ये एप्लीकेशन का जो पीरियड है वो एक्सटेंड भी हो सकता है। तो जैसे कि आपने इस पीरियड में जो है वो एक कंपनी खोल ली और एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर दी, ठीक है, यानी कि इस स्कीम को के लिए आपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि आपकी कंपनी से जितने भी मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी और बिक्री होगी, और स्पेशली इसमें एक चीज याद रखना, 15,000 से ज्यादा के फोन्स की, तो ऐसे फोन जो होंगे आपके जो 15,000 से ज्यादा की जिनकी कॉस्ट होगी, उनकी जो भी सेल्स होगी, आपकी फोन की सेल्स का 6% तक सरकार से के द्वारा जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। समझ में आई आपको चीजें? देखो ये सिंपल वैसा ही है जैसा चाइना के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। अब आप चीजों को चाइना से लिंक करो। हमने क्या बात करी थी कि यार चाइना जो है वो इतना मतलब कैसे बढ़ गया, इतना आगे कैसे निकल गया, क्योंकि हमने डिस्कशन किया था चाइना और इंडिया का। तब हमने देखा था कि 1990s में चाइना की GDP इंडिया से कम थी, बट उसके बाद एकदम से चाइना ने जो है वो रॉकेट की तरह जो है वो उड़ान ले ली, और आज की डेट में वो मास एक्सपोर्टर जो है वो बन गया। कैसे बना? क्योंकि चाइना के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसीज उसने बनाई कि वो मास एक्सपोर्टर बन गया। उसकी पॉलिसी ये कहती है कि जैसे कि एक कंपनी चाइना के अंदर है, अब वो कंपनी अब अपने प्रोडक्ट्स अगर चाइना के अंदर बेचेगी, डोमेस्टिक मार्केट को बेचेगी, तो उस कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। और चाइनीज गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स फॉरेन मार्केट को बेचें, यानी कि एक्सपोर्ट करें अपने प्रोडक्ट्स को, तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा। तो अब सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जब टैक्स नहीं लगता है तो वो तो उसकी इनकम है, उसका तो प्रॉफिट ही हो गया ना। अगर मान के चलो 10% उसको बाहर, जैसे कि 100 रुपए का एक प्रोडक्ट है, उसको 100 रुपए का प्रोडक्ट अपनी सिटी में बेचना है या फिर अपनी कंट्री में बेचना है, तो उस पर उसको 10 रुपए सरकार को देने पड़ेंगे। बट वहीं अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो पूरे के पूरे 100 रुपए उनकी जेब में आएंगे। तो फायदा किसमें? ऑब्वियस ही बात है, एक्सपोर्ट करने में फायदा है। तो इसके चलते मोटिवेशन मिला काफी सारी कंपनीज को चाइना के अंदर, और भी दूसरे फैक्टर्स जैसे चाइना में बैंक लोन्स वगैरह कम है, काफी सस्ते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारे यहाँ उतने नहीं है, हमारे यहाँ महंगे हम लोग को देखने को मिलते हैं लोन्स वगैरह, राइट। तो ये बहुत अलग अलग दूसरे फैक्टर्स, बट वन ऑफ द मेन फैक्टर इज कि सरकार जो है वो वहां की कंपनी को इंसेंटिव प्रोवाइड कराती है। यही तो एक प्रकार का इंसेंटिव है कि भाई सामने वाली कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करे, मैन्युफैक्चर करे, राइट।
वैसा ही इंसेंटिव इंडिया के अंदर ये प्रोवाइड किया जा रहा है कि जो भी कंपनी इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को, स्पेशली मोबाइल फोन्स को, तो उन कंपनीज को सरकार की तरफ से 6% तक का जो है वो इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी बिक्री करते हैं वो, उनका मोबाइल जो 15,000 से ऊपर की रेंज का है, उसकी जितनी भी बिक्री होती है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या फॉरेन में हो, एक्सपोर्ट हो, उसका 4 से 6% जो है वो सरकार की तरफ से कंपनी को मिलेगा। समझ रहे हो बातों को? तो ये चीज है, ये स्कीम में हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है। 5 सालों की ये स्कीम है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1920 ये इसका बेस ईयर जो है वो रखा गया है। और इसकी बताया जा रहा है कि ये पूरी स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी एक नोडल एजेंसी के द्वारा, जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी होगी। पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो मैनेज करने का इसका काम होगा। जो मीटी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा बताए गए जितने भी कार्य होंगे, असाइन किए गए जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, वो इस कंपनी को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी को जो है, कंपनी नहीं सॉरी, ये एजेंसी को जो है वो फुलफिल करनी होगी, जो कि नोडल एजेंसी है इस पर्टिकुलर पूरे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। और भी जैसे कि जो जो भी अप्लाई करती हैं कंपनीज इस स्कीम के लिए, उनको सपोर्ट करना भी का भी काम जो होगा वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी का ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कुछ बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि जिन भी मोबाइल फोन्स की कीमत 15,000 या उससे ऊपर की होंगी, तो उन मोबाइल फोन्स पर ही इंसेंटिव दिया जाएगा। और ये कहा गया है कि जैसे कि कोई इंडियन नेशनल है, जैसे कि एक कंपनी है, किसी इंडियन ने ही उस कंपनी को खोला है, तो उस पर बताया गया कि अगले 4 सालों के लिए 200 करोड़ रुपए जो है वो सरकार के द्वारा एलोकेट किया गया है, कि सिर्फ इंडियन ओनर्स को 200 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ऑफर करेगी अगले 4 सालों के लिए। राइट, तो ये चीज भी यहाँ पर बताई जा रही है, जैसे कि इंडियन ओनर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है वो भाग लें। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को कंसिडर किया जाएगा, जैसे कि बताया जा रहा है कि सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंगी, चाहे वो इंडियन हो या फिर इंडिया में उनकी यूनिट को रजिस्टर किया गया हो। जैसे कि कुछ फॉरेन कंपनीज होती है ना, जैसे कि फॉक्सकॉन फॉक्सकॉन आज की डेट में इंडिया में हम लोग को देखने को मिलती है कि इंडिया में आ गई है वो। तो ऐसी कंपनी जो फॉरेन कंपनीज हो, वो इंडिया में जो रजिस्टर्ड होती हैं, उनकी यूनिट्स वगैरह, तो ऐसी कंपनीज को जो है वो इस एलिजिबल होंगी इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए। इसमें यह भी कहा गया है गाइस कि ये कंपनीज जो होंगी वो अपनी नई यूनिट भी जो है वो एक से ज्यादा लोकेशंस पर इस्टेब्लिश कर सकती है। जैसे कि आपको पता है गाइस कि आप किसी भी सिटी में आज की डेट में चले आओ, एक बड़ी सिटी के अंदर, तो आपको मैकडोनल्ड्स और ये सब मिलेंगे, ये फूड चेन आपको देखने को मिलती है, ब्रांड चेन, है ना। तो वैसे ही कंपनीज, अलग अलग कंपनी अपनी यूनिट्स भी अलग अलग जगह लगाती हैं। तो कहा गया है कि अगर एक कंपनी, उसकी यूनिट अगर दिल्ली में है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और अगर उसकी वो अपनी एक और नई यूनिट जो है वो बेंगलुरु में लगाना चाहती है, तो भी उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, पॉसिबल है। वो सभी यूनिट्स के लिए जो है वो स्कीम जो है वो हेल्प करेगी। तो ये वाली चीज भी यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा कहा गया इन्वेस्टमेंट के मामले में कि जैसे कि अगर कोई कंपनी है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है इंडिया के अंदर जमीन खरीदने के ऊपर और उस जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनाने के ऊपर, जैसे कि फैक्ट्री बनाने के ऊपर, तो जो पैसा ये फैक्ट्री बनाने के लिए लगाया जाएगा, जो जमीन खरीदने के लिए लगाया जाएगा, वो सब कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ वही चीज, वही इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जा रहा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर्पज के लिए हो, और जब मोबाइल फोन की जब बिक्री हो रही है उस पर जो है यहाँ पर इंसेंटिव देने की बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज है गाइस पूरा ओवरऑल इससे रिलेटेड। अब ऐसी स्कीम की क्या आवश्यकता है इंडिया के अंदर, तो देखो गाइस, इंडिया दूसरी कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो उनके कंपैरिजन में हम लोग 8.5 से लेकर 11% पीछे हैं। और पीछे होने की वजह यह है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, ना ही हमारे पास ऐसा इकोसिस्टम है जो कि सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक जो है वो जिसमें बेहतर देखने को मिले। तो हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं है इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट कि हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो मास मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। क्योंकि देखो, जैसे कि इसको मोटे लेवल पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि सैमसंग और एप्पल, ठीक है, आपको पता होगा जब भी आप एक एप्पल का फोन परचेज करते हो ना, उसका जो आप पैसा देते हो उसका कुछ परसेंटेज सैमसंग के पास जाता है। क्यों? क्योंकि सैमसंग के कुछ पार्ट्स एप्पल के अंदर होते हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि एक कंपनी जो है वो कुछ पार्ट्स बना रही है, दूसरी कंट्री कुछ पार्ट बना रही है, और एक कंपनी जो है वो दोनों पार्ट्स को, दोनों कंपनी के बनाए गए पार्ट्स को असेंबल कर रही है। ऐसा कोई इकोसिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, ना ही हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही हमारे पास एक ऐसी स्किल्ड लेबर फोर्स है। तो वो उसमें भी हम लोग को बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है, ना ही हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। तो ये बहुत सारी कमियां इस प्रकार की हैं जिसके चलते हम लोग, हमारा जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो दूसरी कंपनी से या फिर दूसरे कंट्री से काफी पीछे हम लोग को देखने को मिलता है। और इंडिया की पोजीशन को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब जो है वो तैयार करना, बड़ा बनाना, तो उस पर टारगेट किया गया। इसके अलावा एक और बड़ा टारगेट है जो कि आप अपने मेंस में डेफिनेटली मेंशन कीजिएगा, कि इंडिया 2025 तक जो है 100 बिलियन यूएस डॉलर के मोबाइल फोन्स को एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा हुआ है।
कि इसको 100 बिलियन यूएस डॉलर के मोबाइल फोन जो है वो एक्सपोर्ट करना है। और ये कब पॉसिबल होगा, जब इस प्रकार की स्कीम जो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। अब देखिएगा, इस बताया जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत ही जल्दी एक रिपोर्ट रिलीज करेगी, जिससे कि हम लोग को पता लगेगा कि हमारी कंट्री जो है उसके अंदर कितने तेंदुए हैं। तो देखिए गाइस, जो ग्लोबल टाइगर सेंसस जिसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने चर्चा करी थी, उसी का ही ये पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। हर 4 सालों में होता है ये टाइगर सर्वे, आपको पता होगा। तो टाइगर सर्वे जब होता है तो उसी दौरान लेपर्ड हो गया, तेंदुआ हो गया, या फिर दूसरे जो स्पीसीज होते हैं, तो उनको भी ट्रैक किया जाता है, उनकी भी पॉपुलेशन जो है, उनके भी नंबर जो है वो वेरीफाई किए जाते हैं कि कितने जो है हमारी कंट्री के अंदर स्पीसीज अलग अलग प्रजाति का किया है। तो वो इसी समय होता है। और जब टाइगर का होता है तब उस समय लेपर्ड का भी किया जाता है। और लेपर्ड का कोई सेपरेट सेंसस नहीं है। हर 4 सालों में जो टाइगर सर्वे होता है तो उसी समय लेपर्ड्स हो गए और दूसरे एनिमल्स की पॉपुलेशन जो हो गई उसको भी उसका भी एस्टिमेट जो है वो तैयार किया जाता है। और ये कैमरा ट्रैप इमेजेस के ऊपर बेस्ड ये इनकी पॉपुलेशन जो है वो रिकॉर्ड की जाती है कि कितने नंबर्स हैं इनके। एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो लेपर्ड की बताई गई थी गाइस 2014 में, जब पिछली बार जब ये सेंसस हम लोग को देखने को मिला था, सर्वे देखने को मिला था, तब उस समय 12,000 से 14,000 के बीच में एस्टिमेशन जो है वो रखा गया था। और कहा गया था कि 8,000 लेपर्ड जो है वो टाइगर हैबिटेट के आसपास जो है वो देखने को मिलते हैं। यानी कि टाइगर जहां पर रहता है ना, उसी के आसपास के एरिया पर लेपर्ड जो है वो पाए जाते हैं। और ज्यादा मात्रा में 8,000, जैसे कि 12,000 से 14,000 लेपर्ड्स के एस्टिमेशन है, तो उनमें से 8,000 के आसपास जो लेपर्ड्स हैं, तेंदुए जो है वो टाइगर के रेंज के आसपास आपको दिखाई देंगे। यानी कि जिस जिस जगह पर टाइगर होता है उसके आसपास, उसके पेरीफेरी में आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको लेपर्ड देखने को मिल जाएगा, तेंदुआ आपको देखने को मिल जाएगा। और तेंदुओं की खासियत है कि तेंदुआ एक ऐसा जीव है जो कि ह्यूमंस के साथ भी रहता है। ह्यूमंस के साथ मतलब आसपास के एरिया में ह्यूमन जहां पर हैबिटेट करते हैं, यहाँ पर ह्यूमन का हैबिटेशन रहने वाली जगह होती है ह्यूमंस की। तो जहां पर ह्यूमंस रहते हैं उसके आसपास आपको तेंदुए देखने को मिल जाएंगे, प्लस जहां पर टाइगर्स रहते हैं उसके आसपास आपको तेंदुए देखने को मिल जाएंगे। तो ये लेपर्ड तेंदुआ एक ऐसा है जो कि ह्यूमंस के पास भी रहता है और टाइगर के पास भी रहता है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जैक्टली, कि ये यहाँ पर ह्यूमन रह रहे हैं और यहाँ पर ये एरिया जो है वो टाइगर का है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये टाइगर का एरिया है और ये वाला एरिया ह्यूमन का एरिया, क्योंकि टाइगर जो है वो जंगल के अंदर रहता है। बट लेपर्ड जो है वो कहाँ पे रहेगा, लेपर्ड यहाँ पर रहेगा, कि लेपर्ड ह्यूमंस के पास भी रहेगा और टाइगर के पास भी रहेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज है इस प्रकार से, ये आप समझो। तो अब थोड़ा सी सेट भी हो गया पेपर 2। तो आज की मेथोडोलॉजी पर क्या इश्यूज, क्या प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो देखो गाइस, लेपर्ड का सर्वे जो है उसको कंडक्ट करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं। जैसे कि टाइगर एक एल्यूसिव क्रिएचर है। एल्यूसिव मतलब वो घने जंगल में रहता है अलग से अलग, राइट। बट लेपर्ड्स की बात करें तो लेपर्ड्स आपको खेत वगैरह में भी देखने को मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर फील्ड में भी देखने को मिल जाएंगे। इनका हैबिटेशन जो है वो टाइगर्स ह्यूमंस दोनों के साथ है। तो इनके ट्रू नंबर्स को पता लगाने के लिए काफी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो कैमरा ट्रैप्स है टाइगर सर्वे में, टाइगर की पॉपुलेशन के एस्टिमेशन पर्पस के लिए ही कैमरे जो है वो घने जंगल में लगाए जाते हैं। अब लेपर्ड बाहर भी रहता है। अब इससे क्या होता है कि उनके नंबर जो होते हैं वो मतलब सही नहीं आते प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कैमरे जो लगे हुए वो टाइगर को जो है वो ट्रैक करने के पर्पस के लिए लगे हुए हैं अंदर घने जंगल में, क्योंकि टाइगर जो है वो बाहर बहुत कम ही आते हैं, राइट। बट लेपर्ड जो है वो बाहर ज्यादा रहता है। तो इसमें क्या होता है कि उनकी एग्जैक्ट जो पॉपुलेशन है वो पता नहीं लग पाती, तो उसमें प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, राइट। तो इसलिए इनकी पॉपुलेशन जो है उनको काउंट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो बताया जाता है। तो ये हिंदी में इसका ये ट्रांसलेशन। और इंडिया के अंदर लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है गाइस, बताया गया कि कंसर्न वाली बात, चिंता वाली बात यह है कि लेपर्ड के बारे में हम लोग इसलिए इतना ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं आज के टॉपिक में, क्योंकि बताया ये गया है कि एक टाइम पर जैसे कि मान के चलो कि 100 साल पहले जो लेपर्ड जो तेंदुए की पॉपुलेशन हुआ करती थी उसका 10% से भी कम आज की रेट में है। तो ये चिंताजनक वाली बात है। और इनकी पॉपुलेशन एकदम से डिक्लाइन की हो रही है ह्यूमन प्रेशर्स के कारण। जो पोचिंग वगैरह की एक्टिविटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो लोग शिकार करते हैं तेंदुए का और बेचने के पर्पस के लिए, ट्रेड के पर्पस के लिए, इसको रोकना जरूरी है। क्योंकि इन्हीं सब चीजों के कारण, शिकार वगैरह के कारण जो लोग बाग ह्यूमन जो है पोचिंग करते हैं, शिकार करते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोग को ह्यूमंस एनिमल्स में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे वीडियोस भी कि ह्यूमंस ने, गांव वालों ने मिलकर तेंदुए को मार दिया, राइट। ऐसी चीजें भी आती है। तो ऐसे भी कंटिन्यूअसली चीजें होती जा रही हैं। तो इसके कारण इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है और काफी तेजी से डिक्लाइन हो रही है। तो इसको लेकर बताया गया कि रेदर देन हम लोग नए लेपर्ड सेंसस पर विचार करें, उससे पहले हम लोग को विचार करना पड़ेगा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इनके लिए कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी जो है वो लेकर आनी पड़ेगी और प्रायोरिटी जो है वो रखनी पड़ेगी। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है ना, वैसा ही इसका भी जो है वो कंजर्वेशन हम लोग को करना पड़ेगा इसी के अकॉर्डिंग, जैसा प्रोजेक्ट टाइगर का हम लोग टाइगर के लिए करते हैं। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर आए थे हम लोग टाइगर कंजर्वेशन के लिए, वैसे ही प्रोजेक्ट लेपर्ड वगैरह इस प्रकार की चीज जो है वो लानी चाहिए। तो ऐसा कुछ चीज हम लोग को यहाँ पर इस आर्टिकल में देखने को मिल रहा है।
अब लेपर्ड की बात करें, लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा पैराडस। ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसके शेड्यूल 1 में हम लोग को देखने को मिलती है। CITES के अपेंडिक्स 1 में है, IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में है। इनकी 9 सब स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, जो कि अफ्रीका और एशिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस, इससे रिलेटेड होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। गाइस ये वाला एक ट्वीट केस काफी दिनों से सामने चल रहा है, जिसके बारे में हम लोगों ने 29 जुलाई को भी चर्चा करी थी। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो इसी चैनल करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा के 29 जुलाई वाले लेक्चर पर जाइए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसको एक बार देख लीजिएगा। प्रशांत भूषण जो कि एक लॉयर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था, एक ट्वीट कर दिया था। ये आप जो मोटरसाइकिल पर बैठे हुए देख रहे हैं, ये हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इन्होंने ट्वीट किया था कि हमारे ऑनरेबल CJI जो है वो 50 लाख की मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हुए हैं और ये मोटरसाइकिल एक बीजेपी के पॉलिटिशियन की है। राइट, इन्होंने मास्क नहीं लगाया, ना इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, और उस समय जो है वो लॉकडाउन चल रहा था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी लॉकडाउन में था, और उस समय जो है ये मतलब मास्क वगैरह लगाकर नहीं यहाँ पर गए हैं। तो इसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो जारी कर दिया। राइट, और इसको लेकर काफी आर्टिकल सब सामने आए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये गलत किया, उसको लेकर क्यों गलत किया? क्योंकि सामने वाले बंदे ने जो इसके पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो फंडामेंटल राइट इस व्यक्ति के पास है और सभी व्यक्ति के पास जो होते हैं इंडियन सिटीजन के पास, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसको मतलब उसको प्रोवाइड नहीं किया ऑनरेबल कोर्ट ने, और उसको दबाया गया। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति जो बोल रहे हैं, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में सिर्फ यही बोल रहे हैं कि इनने हेलमेट नहीं पहना, मास्क नहीं लगाया, और मोटरसाइकिल जो है वो इसकी है, बीजेपी के लीडर की है। तो इसको लेकर कोर्ट को ऐसा लगा कि कोर्ट की अथॉरिटी को जो है वो प्रशांत भूषण जी के द्वारा लोअर किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, नीचे किया जा रहा है। राइट, तो इसको लेकर कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो दायर कर दिया, फाइल कर दिया प्रशांत भूषण के खिलाफ। तो बहुत आर्टिकल चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि गलत किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और कहीं हद तक ये सही भी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने को ये जो है वो नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास जो होता है वो फ्रीडम होता है कि उसको जो भी लगता है, यानी कि वो किसी के बारे में कुछ भी अगर बोल रहे हैं, राइट, तो वो बोल सकते हैं। क्योंकि इन्होंने ना गाली बकी, ना कुछ गलत शब्दों का उपयोग किया, ऐसा कुछ जिससे कि लगे कि कोर्ट की अथॉरिटी वाकई में डाउन हो रही है, लो हो रही है। राइट, और इनका कहना है, अभी जो इन्होंने रिप्लाई किया है उस पर बात करो आप, क्योंकि ये सब मिर्च मसाला वाली चीज इतनी काम की नहीं है आप लोगों के लिए, बट फिर भी एक जनरल आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये पूरा मामला है और काफी हाईलाइट हम लोग को देखने को मिल रहा है मामला। बस एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। और अभी इन्होंने जो रिप्लाई किया है अपने डिफेंस में, तो उन्होंने कहा है कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोर्ट नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इन्होंने कोर्ट की अथॉरिटी को लो किया है, क्योंकि ये CJI की जो एक पोस्ट है वो ऑनरेबल कोर्ट थोड़ी ना है। दूसरी बात, इनका कोई मकसद नहीं है कोर्ट की अथॉरिटी को लो करने का, ना इनका जो इंटेंशन था इस ट्वीट को लेकर वो कोर्ट की अथॉरिटी को लो करने का था। राइट, तो ये चीज जो है वो इन्होंने क्लियर करी अपने डिफेंस में। बट जो काम की एक और चीज है, एक तो ये चीज है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का 29 को कवर किया हुआ है। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही थी, एक मद्रास हाई कोर्ट का एक केस चल रहा था जज CS कर्णन को लेकर। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि जज को जो है वो प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी इस चीज के लिए, यानी कि कंटेम्प्ट के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर जज के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून जो है वो लागू नहीं होगा, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो दायर नहीं करेगी कोर्ट अपनी तरफ से, अपने एंड से। तो ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही थी, और अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद अपने ही डिसीजन के अगेंस्ट जो है वो काम कर रही है। तो इसको लेकर भी चीजें चली हैं, चर्चाएं चल रही हैं। बट अगेन मैं यही चीज कहूंगा कि ये वाली चीज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है ये आप पढ़ के रखिए, और ये जो अभी चला है उसके बारे में एक जनरल आइडिया आपको बस होना चाहिए। पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। काफी फेमस पर्सनालिटी है और बहुत ही यार शानदार, एक ऐसे व्यक्ति जिनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं था, कोई या फिर वो उस डिग्री होल्डर नहीं थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले, बट फिर भी आज की डेट में सबसे बड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में माने जाते हैं। वो तो खुद एक एंटरप्रेन्योर है, और उनके बुक्स पढ़ने का शौक बहुत शानदार था। बुक पढ़ पढ़कर उन्होंने पूरी जो रिसर्च जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की खुद ब खुद करी, बुक्स पढ़ पढ़कर सिर्फ। और आज की डेट में बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के तौर पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। हर एक इंसान जो है वो उनका नाम जानता ही है। राइट, स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। ये वही है जिनकी कंपनी टेस्ला भी है। पेपाल पर भी इनका शेयर जो था वो हम लोग को देखने को मिला था। पेपाल जो पेमेंट वाली जो कंपनी नहीं होती, पेपाल वगैरह। चलो एनीवेज आगे की बात करें तो इन्होंने जो है वो गाइस ये बनाया था स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल। ये अभी धरती पर वापस आ गया है, मतलब
ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गया हुआ था और वहां पर एस्ट्रोनॉट्स को इसने छोड़ा और उसके बाद फिर एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जो है ये वापस नीचे आ गया। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाकर ये वापस आया है और ये बताया गया है कि 2 महीने का ये मिशन जो है देखने को मिला था और उसके बाद ये एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लेकर आ गया। ये छोटा सा कैप्सूल है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए थे, इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने चर्चा करी थी, तो याद रखिएगा स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल ये पहला ऐसा कमर्शियली बिल्ट और ऑपरेटेड स्पेसक्राफ्ट, यानी कि पहली बार किसी कंपनी ने, किसी प्राइवेट कंपनी ने जो है वो इस प्रकार का कैप्सूल तैयार किया और ये कैप्सूल जो है वो एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जो है वो स्पेस में गया, स्पेशली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। और यूनाइटेड स्टेट्स का जो एस्ट्रोनॉट्स जो मिशन है वो 9 सालों के बाद ये पहला ऐसा मिशन हम लोग को देखने को मिला एस्ट्रोनॉट्स का, जो कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए और वापस आ गए। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली जिसके बारे में एक आइडिया आप लोग को होना चाहिए इन जनरल। स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन क्राफ्ट ये बेसिकली गाइस नासा के एस्ट्रोनॉट्स को डिलीवर करने के पर्पस के लिए बनाया गया था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नासा के एस्ट्रोनॉट्स जाएं और वहां से वापस आ जाएं। और ये पहला ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट बन गया है प्राइवेट कोलैबोरेशन के साथ, यानी कि किसी प्राइवेट कंपनी ने ये इस प्रकार की चीज जो है वो पहली बार जो है वो पूरे दुनिया भर में बनाई है। राइट, ये चीज देखने को मिली। और अभी देखिएगा इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत शानदार जगह है, ये आप कह सकते हो कि स्पेस में एक आइलैंड है, जो रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं उनका, जो स्पेस की रिसर्च करते हैं। तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। पहले मेरे पास अथॉरिटी नहीं होती थी इस प्रकार के दूसरे के वीडियो डालने वगैरह की, बट अब जो है वो आप ही का चैनल है ये, तो आपके बेनिफिट के लिए जो पॉसिबल होगा एंड टू एंड वो मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है गाइस, इसका आप देख सकते हैं इनसाइड टूर करके, अगर आप ये वाली चीज डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको ये वाला वीडियो मिलेगा और बहुत मजा आएगा आपको इसको देखकर। ये बिल्कुल मतलब वही है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शूट किया गया वीडियो है ये। 4 साल पुराना वीडियो है, इस पे 1.1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और अभी जब तक आप देखोगे शायद और बढ़ चुके होंगे। और बहुत ही शानदार ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। नासा की एक एस्ट्रोनॉट है सुनीता जी, सुनीता विलियम्स, तो इन्होंने इनसाइड टूर दिया है आईएसएस का, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। बताया कि कैसे वो एक्सरसाइज करते हैं, कैसे रहते हैं, क्योंकि वहां पर जो है वो ग्रेविटी तो है नहीं, सब फ्लोट करते हुए जाते हैं, तो ऐसे उड़ उड़ के जाते हैं, सुपरमैन वाली फीलिंग आती है। तो आप देखना, मजा आएगा देखकर आपको। इसके अलावा गाइस नासा अभी प्लान कर रही है कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सपोर्ट जो है वो 2024 से बंद कर देगी। ठीक है, यानी कि नासा के लिए आईएसएस जो है वो 2024 पे रिटायर हो जाएगा। तो इसके बारे में भी एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए। राइट, अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के बारे में, तो देखो अभी वैक्सीन के बारे में चर्चा चली रही है और अब देखते हैं कि 15 अगस्त को वैक्सीन रिलीज होती है कि नहीं होती, लॉन्च होती है कि नहीं होती कोरोना वायरस की, क्योंकि बात किया गया था ना, हमने बात भी करी थी कि कोवैक्सीन जो है वो 15 अगस्त को शायद लॉन्च हो सकती है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे चल के। और इसको ये उसी के लिए, यानी कि वैक्सीन जो है वो हर जगह तक पहुंचे, उसका स्टॉक मेंटेन रहे और उसका प्रॉपर फ्लो जो है वो चलता रहे, वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर जो है उसकी इंफॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पर मिलती रहे अथॉरिटीज को। राइट, और उसकी जितनी भी कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन की वैक्सीन जो है वो किस जगह से किस जगह पर गई है, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो क्रिएट किया गया है और इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। तो इसके बारे में एक जनरल जानकारी आपको होनी चाहिए इस नेटवर्क के बारे में। राइट, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एंड बस ये लास्ट टॉपिक था गाइज आज का, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और मैं आपको बता दूंगा इसकी, अगर आपको इसकी पीडीएफ परचेज करनी है तो मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आप इसकी पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि पीडीएफ को आपको कैसे परचेज करना है, क्या करना होगा पीडीएफ परचेज करने के लिए, कहाँ पर पेमेंट देनी है, किस मीडियम के थ्रू, और कहाँ मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखा हुआ है पूरा, आप देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन पर देख लीजिए, सब कुछ अवेलेबल है। और पीडीएफ होने के फायदे मैं आपको लेक्चर के बीच में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और 100 रुपीज पर मंथ में आपको डेली पीडीएफ मिलेगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ दूंगा मैं, और तीसरा जो होगा, जो संडे को जो टेस्ट आता है उसकी भी पीडीएफ दूंगा, प्लस चौथा जो मंथ के एंड में एक सिंगल पीडीएफ दूंगा पूरे मंथ का, उसमें कंपाइलेशन होगा, यानी कि एक मंथली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है वो एक सिंगल पीडीएफ में दे दूंगा, जिससे कि आपको जो रेस्ट ऑफ द मंथ की पीडीएफ को स्क्रॉल करने की, बार बार रीओपन करने की जरूरत नहीं होगी, एक ही बार में आपका मंथली रिवीजन होगा। तो वीकली भी रिवीजन करवाऊंगा, मंथली भी रिवीजन करवाऊंगा, और डेली भी आपका चल ही रहा है ये। ठीक है, और आपके सपोर्ट से गाइज मुझे काफी ज्यादा फायदा मिलता है, तो सपोर्ट भी कीजिएगा। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो मेरी मेहनत को देखकर 100 रुपीज से ज्यादा आपका जो भी कंट्रीब्यूशन आपके हिसाब से, यानी कि आपको जो ठीक लगे और आपकी अफोर्डेबिलिटी जितनी हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चैनल के लिए, क्योंकि ये चैनल आप ही का है और आप ही के कंट्रीब्यूशन से ये चैनल लगातार जो है वो चलता रहेगा। झा_सर करके टेलीग्राम का चैनल है अपना, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा ये अपना चैनल है, इसको
सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर अगर नहीं किया है तो, और ये बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा, इससे हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी। कमलाक्ष झा के नाम से आप मुझे फेसबुक पर सर्च करके जो है फॉलो कर सकते हैं। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब होमवर्क मैं आपको दे देता हूं। होमवर्क पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये पढ़िए। G20 नेशंस क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, 29 जुलाई को कवर किया हुआ है। और ऑर्डिनेंस क्या होता है इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ऑर्डिनेंस के बारे में। और कल का जो एक टॉपिक है वो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड ही है, तो उसको आप पढ़ के आइए, फिर कल हम लोग एक टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे ऑर्डिनेंस के बारे में, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल आज का, और अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।